आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। पिछले 1-1.5 साल से एक बात तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हर कोई हमारे देश को कोविड-19 पैंडेमिक को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। मास्क पहनने से लेकर हाथ धोने तक, शारीरिक दूरी बनाए रखने यानी सोशल डिस्टेंसिंग और घर के अंदर बड़ी सोशल गैदरिंग से बचने तक हम में से हर कोई पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। तो ना ही सिर्फ SARS-CoV-2 से संक्रमित होने की हमारी अपनी संभावनाओं को हम कम करते हैं, साथ ही साथ हम हमारे अपने को भी सुरक्षित रख पाते हैं। ये तो एक बहुत ही फर्स्ट बेसिक रूल है जिसे हमें फॉलो करना है, जो हम करते रहेंगे, जिसके बारे में बोला जाता रहा है। फिर उसके बाद आता है वैक्सीन, दवाइयाँ हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक और चीज़ है जो मदद करती आ रही है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्टिंग करना। पैंडेमिक की शुरुआत में टेस्ट सैंपल को कलेक्ट करना, ट्रेस करना, इसके लिए हमारे पास एक पर्याप्त क्षमता नहीं थी, हम केपेबल नहीं थे। सप्लाई लिमिटेड थी, जिसकी वजह से वायरस को कंटेन करने में दिक्कत हुई। सब कुछ अचानक जो हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दिन, महीने और साल बीते, 1-1.5 साल में टेस्टिंग कैपेसिटी में हमने बहुत सुधार किया है। अब तो सिर्फ 15 मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है और घर पर बैठे बैठे खुद को टेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इससे जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग डेटा में दिक्कत आती है। लैंसेट में पब्लिश हुई 2 स्टडी इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे कोविड-19 टेस्टिंग को और इन्हांस्ड किया जा सकता है, कोविड-19 टेस्टिंग को और कैसे इन्हांस्ड किया जा सकता है और कैसे टेस्टिंग की वजह से आए डेटा इरेगुलरिटीज़ पर हम ध्यान देना चाहिए। इस स्टडी पर और बातचीत करने के लिए मैंने बात की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट और लेखक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। तो डॉक्टर, सबसे पहले ये जो लैंसेट में स्टडी पब्लिश की गई है, जिसमें वो 2 स्टडी का जिक्र करते हैं, वो क्या कहती है और वो किन किन बातों पर जोर देते हैं? अभी फिलहाल लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज नाम के जो प्रसिद्ध जर्नल है, उसमें 2 स्टडीज पब्लिश हुई हैं। तो उन्होंने पहली स्टडी में पाया गया है कि जो सेल्फ कलेक्टेड सैंपल्स होते हैं, चाहे वो नाक से लिए जाएं या गले से लिए जाएं, उनका रिपोर्ट होता है काफी रिलायबल, RT-PCR से आता है। पहली स्टडी कहती है। दूसरी स्टडी में रैपिड एंटीजन टेस्ट का सेंसिटिविटी को, अर्थात उनमें से जो लोग पॉजिटिव हैं उनमें से कितने पॉजिटिव आते हैं, कब में काफी सुधार दर्शाया गया है। तो ये दोनों रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण वैल्यू रखती हैं जब हम पेंडेमिक के रिस्पांस की बात करें, खासतौर से आने वाले समय में जब लोगों से अधिक सैंपल्स कलेक्ट करने की बात आती है। और साथ में यह भी है कि लोग काफी किसी फैसिलिटी पर जाकर टेस्ट कराने से कतराते हैं। तो ऐसे में अगर लोगों के पास इस तरह की किट्स उपलब्ध हों जिससे वे खुद का जांच करके रिपोर्ट पता कर सकें, तो संभव है कि अधिक केस पहचाने जाएंगे और पेंडेमिक को रोका जा सकेगा, खासतौर से जब डिजीज आगे कम होती जाएगी। दूसरी बात, जहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात है, उसका भी यही फायदा है और उसकी सेंसिटिविटी में सुधार हुआ है। अर्थात जितने भी लोग हो, अगर पॉजिटिव हैं, वास्तव में पॉजिटिव हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है उस रिपोर्ट से। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन साथ में कुछ मुद्दे उन्होंने सुझाए हैं कि अगर लोग सेल्फ टेस्टिंग करने लगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस स्तर पर बीमारी फैल रही है। अगर लोगों ने सेल्फ टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आते हैं और हेल्थ सिस्टम को इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो केसेस फैला सकते हैं। तो इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो सिस्टम को इन्फॉर्म करें और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेस हो सके। साथ में अगर हमें नहीं पता चलता कि जो नेगेटिव आ रहे हैं उनकी संख्या क्या है, तो हमारे जो एपिडेमियोलॉजी के पैरामीटर होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम अंदाजा लगाते हैं कि पेंडेमिक कैसे फैल रहा है, कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कितनी है, अर्थात कितने टेस्ट पॉजिटिव आए कुल टेस्ट में से। लेकिन अगर लोग सेल्फ टेस्टिंग करने लगे तो वो नेगेटिव वाले लोग अगर रिपोर्ट नहीं किए तो हमारा नीचे वाला पैरामीटर है वो कम हो जाएगा, और पॉजिटिव वाले भी रिपोर्ट नहीं किए तो हमें एक वास्तविक आंकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा और फिर उससे ट्रैक करना संभव नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से चुनौतियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में लगातार रिसर्च से नए आंकड़े मिलते हैं, उस पर
विशेषज्ञ अपना एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर अगले कदम उठाए जाते हैं। तो कुछ नई शुरुआत और कुछ नए साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं। लेकिन अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सेल्फ टेस्ट का रिकमेंड नहीं करते हैं। फिलहाल जिन देशों में बीमारी फैल रही है वहाँ पर उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं को, हेल्थ सिस्टम को इस बात की जानकारी हो कि कौन लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जिससे वो कदम उठा सकें। फिलहाल मान के चलना कि लोग आके सिस्टम को रिपोर्ट करेंगे थोड़ा जल्दबाजी होगा। जी सर, आरटीपीसीआर टेस्ट को जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जा रहा है टेस्टिंग के लिए, लेकिन इन 1.5 सालों में इसके ड्रॉबैक्स को कैसे देखते हैं आप? ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स को कैसे देखते हैं आप? आरटीपीसीआर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है। हम जानते हैं कि इसमें भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं पॉजिटिव व्यक्ति के लिए, लेकिन वो टेस्ट का नहीं, एक ओवरऑल ऑपरेशनल चैलेंजेस का है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने पर्याप्त सही तरीके से सैंपल कलेक्ट नहीं किया, या फिर हम जानते हैं कि इन्फेक्शन के बाद 5वें दिन सबसे अच्छे तरीके से सैंपल मिल सकता है। वायरस का मैक्सिमम होता है नोज एंड थ्रोट में, तो या तो बहुत पहले सैंपल ले लिया या बहुत बाद में सैंपल लिया। तो अगर यह नेगेटिव रिपोर्ट आती है किसी पॉजिटिव व्यक्ति के लिए, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एज सच टेस्ट एक अपने आप में अच्छी क्वालिटी का है और इसीलिए से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। दूसरी बात हमें याद रखनी होगी कि शुरुआत में, जब पेंडेमिक की शुरुआत में ये आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, लेकिन अब वो लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी इम्प्रूव की है और टेस्ट के रिपोर्ट भी जल्दी आते हैं, तो उन परिस्थितियों में भी सुधार आया है। तीसरी बात कि पहले टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी तो उसकी टेस्ट की कीमत, चाहे वो सरकारों को हो या व्यक्तियों को हो, अधिक हुआ करती थी। समय के साथ वो टेस्ट की कीमत भी कम आ गई है। चुनौतियां रही हैं और इनको जो सुधार करना है या आरटीपीसीआर के आउटकम को इम्प्रूव करना है, उसके लिए तरीके अलग हैं, लेकिन आरटीपीसीआर फिलहाल अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और वही सबसे बेहतर टेस्ट है जिसके आधार पर बाकी टेस्ट को जांचा जाता है। जी सर, वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर क्या जुड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि हमेशा इसे आरटीपीसीआर से तो कम ही आंका जाता है। आरटीपीसीआर रैपिड एक गोल्ड स्टैंडर्ड है और रैपिड एंटीजन टेस्ट उसके बाद में डेवलप हुआ। उसका मुख्य फायदा यह है कि 30 मिनट में करीब आपको टेस्ट रिपोर्ट आ सकती है। तो कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे एयरपोर्ट ट्रैवल पर लोग खड़े के लिए जा रहे हैं या किसी स्पेसिफिक सेटिंग में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कम्युनिटी सेटिंग में जहाँ पर ज़्यादा संख्या में संक्रमण फैल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में इसका इस्तेमाल किया गया और इसकी कीमत भी कम है। तो इसके निश्चित रूप से कुछ फायदे हैं और एक बैलेंस ब्लेंडेड मिक्स ऑफ आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की साथ एक चुनौती अगर हम आरटीपीसीआर से तुलना करें तो है कि इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। अर्थात अगर 100 लोग वास्तव में कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो उनमें से यह सभी को नहीं पहचान पाता, वो संख्या 50, 60 या 70% तक रहती है। अर्थात 30 टेस्ट नेगेटिव टेस्ट आएंगे, जबकि उनको वास्तव में बीमारी हो सकती है। और इसीलिए अगर हम जो वैज्ञानिक सुझाव देते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सुझाव दिया है कि आरटीपीसीआर को लार्ज सेटिंग में जल्दी में करने के लिए किया जाना चाहिए और रैपिड एंटीजन टेस्ट को सिर्फ कम्युनिटी सेटिंग में किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण हैं और उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसको उसकी सैंपल को आरटीपीसीआर के लिए भी भेजा जाना चाहिए। तो हर टेस्ट का अपना बेनिफिट है। अगर हम एक सही क्लिनिकल अप्रोच का पालन करें और एक कॉम्बिनेशन टेस्ट को इस्तेमाल करें तो इनके ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। सर, इस स्टडी में, लैंसेट की स्टडी में जो सेल्फ टेस्ट है उसको वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है और जैसे कि आपने कहा कि WHO इसे नहीं मानता है, इस पे जोर नहीं देता है। तो ये जो सेल्फ टेस्ट है इसकी वजह से टेस्टिंग डेटा की रिलायबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? जैसा कि मैंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है आरटीपीसीआर की तुलना में। तो अगर 1000 लोगों में इन्फेक्शन है और उनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है तो हम सिर्फ 500 लोगों को ही पहचान पाएंगे और बाकी 500 लोगों को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी नज़र से देखें तो अगर 1000 लोगों में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है तो एक तो उसकी कॉस्ट अधिक रहेगी, दूसरा उसमें समय लगेगा। तो जब तक वो समय उनकी रिपोर्ट आएगी वो उसको पहचानने में देर हो सकती है। तो दोनों का अपना फायदा है। मुख्य बात यह है कि हमें याद रखना होगा कि जब इस तरह के टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है तो व्यक्ति जिनको लक्षण आ रहे हैं वो
सावधानी बरतें, आइसोलेशन में रहें और उन सारी नीतियों का पालन करें। जी सर अभी जैसे नए वेरिएंट्स हैं वैक्सीन्स पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि वैक्सीन्स पर जो नए वेरिएंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, नए वेरिएंट्स पर वैक्सीन जो है वो काम नहीं कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि अभी हमें सैम्पलिंग प्रोसीजर्स में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात है, जो सैम्पलिंग या जो टेस्टिंग पॉजिटिविटी देखना है या टेस्ट किसी को कंफर्मेशन टेस्ट देखना है, तो भले ही नए वेरिएंट आ रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि सभी जो एग्जिस्टिंग टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर के प्रोब्स हों या रैपिड एंटीजन टेस्ट हों, वो नए वेरिएंट्स को पहचानने में भी सफल रहते हैं, क्योंकि उनमें जो तकनीक है वो काफी ब्रॉड बेस्ड होती है। वेरिएंट में एक छोटे से हिस्से में बदलाव होता है, जबकि वायरस अपने आप में काफी लंबा उसका क्रोमोसोम जीनोम है, तो वो सारा पिक किया जाता है। तो फिलहाल एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वेरिएंट के आने की वजह से टेस्टिंग के आउटकम पर अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं देखा गया है। फिर बात आती है वैक्सीन की, तो हम जानते हैं कि वैक्सीन जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनके खिलाफ तुलनात्मक रूप से कम प्रभावकारी मानी जा रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन हैं वो नए वेरिएंट्स को अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की जरूरत होती है, तो इसलिए उनकी एफिकेसी, वैक्सीन की एफिकेसी कम मानी जाती है। लेकिन जो बदलाव होता है एफिकेसी में वो बहुत छोटा सा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर नॉर्मल ऑनगोइंग वेरिएंट के खिलाफ 79% एफिकेसी है, तो माना जा रहा है कि वो 75, 72 हो जाएगी, जो एक छोटा सा अंतर है। लेकिन ये कहना कि वैक्सीन प्रभावकारी नहीं है नए वेरिएंट्स के खिलाफ, सही नहीं होगा। वैक्सीन प्रभावकारी है थोड़े बदलाव के साथ, और साथ में याद रखना होगा कि सिर्फ वैक्सीन ही एक तरीका नहीं है, हमें वैक्सीन के साथ फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उन सब का पालन करना ही है। तो सर फिर कैसे सर्विलांस को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, क्योंकि स्टडी में जो एक बात जिस पे वो कहते हैं, जोर देते हैं, वो यही है डेटा सर्वाइलेंस पर, कि इस सिनेरियो में जहां बहुत चांसेस है कि नेगेटिव सेल्फ टेस्ट जो है रिपोर्ट ना किए जाएं और पॉजिटिव शायद कर लिए जाएं, तो ऐसे सिनेरियो में सर्विलांस को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले जब बात की थी तो हमने ये पाया था कि भारत में जो डेटा सर्वाइलेंस है वो भी बहुत कमज़ोर है, वो उतना अप टू डेटेड नहीं है। तो वैसे सिनेरियो में क्या किया जा सकता है? मेरी नज़र में फिलहाल भारत में वो स्थिति नहीं है कि हम सेल्फ टेस्ट को अलाउ कर सकें। हम जानते हैं कि अगर सेल्फ टेस्ट अलाउ किया जाता है तो हो सकता है उच्च आयु वर्ग के लोग सेल्फ टेस्टिंग कर सकें, क्योंकि उसमें उनका व्यक्तिगत खर्चा आएगा, लेकिन मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग नहीं करेंगे और इससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारी हो सकता है उच्च वर्ग में कम बीमारी फैल रही हो लेकिन वो रिपीटेड टेस्ट करें, जबकि निम्न मध्यम वर्ग में अधिक बीमारी हो वो टेस्ट नहीं कर रहे हो। तो फिलहाल भारत में वो समय नहीं है। जहाँ तक बात आती है कैसे सर्विलेंस को स्ट्रेंथन किया जाए, तो कुछ देशों से इसके एविडेंस इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों को टेस्ट रिपोर्ट करने के लिए इनकरेज किया जाए। हो सकता है कि लोगों को अगर टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन पर इनकरेज करें तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए, उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए, तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि टेलीफोनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा, कि लोग अपना आईडी बता के और फोन करके, एक कॉल सेंटर पर फोन करके अपना रिपोर्ट बताएं कि टेस्ट निगेटिव है, पॉजिटिव है, और उस हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में जो इंटरनेट की सुविधा, फोन करने की बात, और चूंकि यह व्यक्तिगत लेवल पर मोटिवेशन की जरूरत होती है, जहाँ पर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि उसे इसका कोई इंसेंटिव नहीं है, तो रिपोर्टिंग नीचे निम्न रहने वाली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसका समय नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है जब पेंडेमिक खत्म हो जाए और वायरस लो लेवल पर सर्कुलेट रहे, जिसे हम एंडेमिक कह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकारी सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए, साथ में लोगों को वॉलंटरी रूप से टेस्टिंग करने के लिए इस तरीके को अपनाया जा सकता है। लेकिन जब यह तरीका अपनाया जाए तो जैसा कि मैंने कहा, टेलीफोनिक रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लोग फार्मेसी स्टोर पर जाके रिपोर्ट कर सकें, और कुछ सिस्टम क्रिएट करने होंगे और लोगों को इंसेंटिव्स देने होंगे जिससे रिपोर्टिंग अधिक से अधिक हो। सर अब एक सवाल ये भी है कि जब लैबोरेटरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं टेस्ट के, तो उसमें क्या लूप होल्स होते हैं और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छूट जाती हैं, और इसमें कितना सुधार हुआ है? मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में खासतौर से जो टेस्टिंग की रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो रही है उसमें काफी सुधार आया है। सारा कुछ टेस्ट डेटा ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाता है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से वो कलेक्ट हो रहा है। तो भारत के पास एक रिच डेटा है जो इतने सारे सैंपल्स किए गए।
समस्या अगर है तो वो यह है कि यह डेटा को और ढंग से एनालाइज करने की जरूरत है। साथ में ये डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए और इस एनालिसिस को हमें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के लिए इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज यह एक ऐसा एरिया है जहां मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने अच्छा ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया है जो आसान कर देता है और फैसिलिटेट करता है कोविड-19 टेस्टिंग की रिपोर्टिंग को। तो दूसरी लहर में जो भी हमने देखा उसमें टेस्टिंग कैपेसिटी का कितना बड़ा रोल प्ले किया था सिचुएशन ख़राब होने में, और तीसरी लहर भले ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत कम ही वो चांसेस है कि बहुत गंभीर होगी दूसरी लहर के मुकाबले, तो ऐसे में भी टेस्टिंग कैपेसिटी पर किन किन बातों पर ध्यान देना होगा सरकार को? मुझे लगता है कि फिलहाल भारत में काफ़ी अच्छी टेस्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है जहां पर आरटीपीसीआर कैपेसिटी नहीं है, खासतौर से ग्रामीण, देहाती और ट्राइबल पॉपुलेशन वाले गांव देहात और ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया को ध्यान देना होगा। उन जिलों पर और उन ब्लॉक्स पर नजर रखनी है जो दूर दराज में है और जहां पर टेस्टिंग की क्षमता कम है। तो हमें एक टारगेटेड अप्रोच में टेस्टिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा। साथ में जहां तक स्कूल खुलने की बात आती है, हम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देख चुके हैं, बच्चों में खतरा बहुत कम है, तो स्कूल खुलने चाहिए और बाकी सारी पेंडेमिक की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। अच्छा होगा कि टेस्टिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी तो हमें एक जानकारी रहेगी कि किस तरह से वायरस उस लोकेलिटी में फैल रहा है और वो स्कूल्स की फंक्शनिंग को गाइड कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99533 23303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।